रिजिड बॉडी। मान लो इट्स अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक बॉडी ऐसे है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच में अगर सेपरेशन मान लो ए और बी, मैंने दो पार्टिकल्स को कंसीडर किया। इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं कितना भी फोर्स अप्लाई कर दूं, अगर इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को ये कम या ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, देन सच ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज टू बी रिजिड बॉडी। इसको हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकली रिजिड बॉडी बोलते हैं। थियोरेटिकली इसलिए, प्रैक्टिकली ऐसा बॉडी दुनिया में होता नहीं है, बट फॉर थियोरेटिकल पर्पजेस एक गिवन एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, देन ऐसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में खास बात क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नेबरिंग पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी इनफाइनेटिसिमली स्मॉल। हम लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस पार्टिकल और पार्टिकल के बीच इंटर पार्टिकुलर जो डिस्टेंस होता है, मोलिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितना कम होगा उस बॉडी का हार्डनेस उतना ज़्यादा होता है। हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में थोड़ा सा हल्का सेपरेशन रहेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट गैसेस में उनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस और जो पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो जितना कम होगा, सब्सटेंस का हार्डनेस या फिर रिजिडिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, हर एक पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो इतना कम होता है कि हम उसको मान सकते हैं इनफाइनेटिसिमली स्मॉल। हम उसको मान सकते हैं बेटा इनफाइनेटिसिमली स्मॉल। इतना स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में एक सब्सटेंस का हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट हम उसको बोलते हैं, उसका रिजिडिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उस सब्सटेंस को ही हम लोग नाम दे देते हैं रिजिड बॉडी। इज इट क्लियर? ओके, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन यू कैन राइट इट। A system of particles such that distance between any two particles of the system is always fixed. Under this situation, the substance is said to be, or the body is said to be a rigid body. Okay? उसके बाद हम लोग ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है और ये भी कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रिलेशनशिप में मेंटेन कर रहा हूँ। मुझे लिबर्टी इस पॉइंट को मूव कराने का इन दिस प्लेन ओनली, लेकिन फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, बट ये प्लेन में इसी पॉइंट को मैं क्या कराऊंगा, मूव कराऊंगा, लेकिन एक ज्योमेट्रिक कंडीशन के साथ। कौन सा ज्योमेट्रिक कंडीशन है? मैं बोल दिया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो सेपरेशन कभी कम नहीं होगा, कभी ज़्यादा नहीं होगा। दैट मीन्स इट हैज़ टू मेंटेन ए फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो मूविंग पॉइंट है, ये जो मूविंग पॉइंट है, जो पाथ ट्रैक करेगा उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं सर्कल। इज इट क्लियर? एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी ए सर्कुलर मोशन। रिमेंबर, जब हमें सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, और ये पार्टिकल इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में एक कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मेंटेन करता हुआ जो पाथ को कवर कर रहा है उसी पाथ को हम लोग बोलेंगे सर्कल। एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी अंडर सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या है? एक तो बेटा हम पार्टिकल का मोशन को ही सर्कुलर मोशन बोलेंगे, दूसरा चीज़ है पार्टिकल दूसरे कोई पार्टिकल के रेस्पेक्ट में ही सर्कुलर मोशन में रहेगा, और जिस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है उसी पार्टिकल को हम लोग ज्योमेट्री में तो बोलते हैं सेंटर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉइंट अबाउट व्हिच द बॉडी, द पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कल। इज इट क्लियर? यहाँ पे दो बात हमें समझ में आया बेटा। सर्कुलर मोशन करने के लिए एक पार्टिकल होना चाहिए, एक ही पार्टिकल का सिस्टम को हम लोग सर्कुलर मोशन का लिए कंसीडर करते हैं, जहाँ पे एक ही पार्टिकल्स होता है और दूसरे पार्टिकल के राउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो उसके लिए ज्योमेट्रिक कंडीशन हमने क्या रखा
इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट शुड नेवर बी चेंजिंग। ओके, अगर ये बात है तो ये बात हमने समझ गए कि अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को मेंटेन कर दिया जाए तो बॉडी को सर्कल पे मूव करने के लिए हम लोग मजबूर कर रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी ले लिया, सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी का हमने एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने का मतलब तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे दिस पॉइंट इज पाइवोटेड। पाइवोटेड का मतलब है हमने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया नेल से, स्क्रू से। इस रिजिड बॉडी के अंदर हमने कोई एक पॉइंट को फिक्स कर दिया। मान लो हमने इस बॉडी के ऊपर कहीं भी एक जगह पे फोर्स लगा दिया ऐसे। ओके, तो क्या होगा, इस फोर्स का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल है ए, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को कंसीडर किया बी, यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को कंसीडर किया सी। मैं इनका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगा दूंगा तो इस बॉडी को तो मैं मूव कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे ये पाइवोटेड है। जस्ट थिंक अबाउट दिस पॉइंट ए। ए के लिए हम कंसीडर करेंगे बेटा इसके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है लेट इट बी R1। तो ये R1 डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हमेशा मेंटेन करेगा, ना ये कम होगा ना ये ज़्यादा होगा। क्यों सर ऐसे? कम इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हमने बॉडी, कौन सा बॉडी मान लिया, रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी के अंदर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो ए का डिस्टेंस ये फिक्स्ड पॉइंट ओ से हमेशा मेंटेन रहेगा, बी का डिस्टेंस भी इस फिक्स पॉइंट से हमेशा मेंटेन रहेगा, और सी का डिस्टेंस भी इस फिक्स पॉइंट से हमेशा मेंटेन रहेगा। बट हम इन पॉइंट्स को फिक्स करके हम इन पॉइंट्स को क्या करा रहे हैं बेटा, मूव करा रहे हैं। और ज्योमेट्रिक कंडीशन याद करना, जब एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरा पॉइंट को मूव कराते हैं और एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट सिंगल पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल विल मूव इन दिस सर्कल। अगर ये वाला पार्टिकल की बात करेंगे ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, अगर ये वाला पार्टिकल की बात करेंगे ये भी सर्कुलर मोशन करेगा। What about this point? This point is going to be the center of all the three circles formed. Okay, so there will be infinitely many particles performing the same circular motion. इसका मतलब है इसी प्लेन में जो सर्कल्स बन रहे हैं वो सब पैरेलल सर्कल्स बनेंगे, और उन सब सारे सर्कल्स का एक ही सेंटर यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं। और वो सेंटर कौन सा पॉइंट है बेटा, जो पॉइंट को आपने पाइवोटेड कर दिया। और सोचने वाली बात ये है कि इस सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इस रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, सारे के सारे सर्कुलर मोशन करेंगे, और सबका सेंटर ये पाइवोटेड पॉइंट बन जाएगा, और पाइवोटेड पॉइंट खुद अपनी जगह पे फिक्स्ड। ओके, तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है इसी मोशन को हम लोग नाम देंगे रोटेशनल मोशन। कौन सा नाम देंगे बेटा? इसी मोशन को हम लोग नाम देंगे रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे कौन है जो रोटेशनल मोशन को परफॉर्म कर रहा है? एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। हमने सिर्फ फिलहाल कंसिडरेशन के लिए ए बी सी नाम का 3 पार्टिकल्स लिया, लेकिन एज ए होल दिस रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। ये रोटेशनल मोशन का हमने क्या रूल्स लगाया बेटा? एक पॉइंट को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन पे जा रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोटेशनल मोशन एंड अ सर्कुलर मोशन? इन अ सर्कुलर मोशन ए सिंगल पार्टिकल विल बी मूविंग अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, but in case of a rotational motion a system of particles will be undergoing the circular motions. Okay, circular motion में एक ही पार्टिकल है जो सर्कल पे मूव करेगा, रोटेशनल मोशन में इनफाइनेटली मेनी पार्टिकल्स सर्कल्स पे मूव करेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, तो अभी हमने पढ़ रखा है बेटा एक चीज, तो रोटेशनल मोशन जब भी होगा, ये कोई रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का एक एंड आपने फिक्स कर दिया, अगर यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगा दिया ऐसे, तो इस फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है, इस बॉडी को ये रोटेट करा रहा है व्हाट दिस पाइवोटेड पॉइंट। फोर्स का इसी इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे टॉर्क। क्या बोलेंगे? टॉर्क। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। This is also called the moment of a force. एक फोर्स का ऐसे इफेक्ट जो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यहाँ पे दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन में हम लोग एक पॉइंट को फिक्स करके अगर यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स है सब सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब एज ए होल दिस बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन। और फोर्स का कोई फोर्स का आपने जो भी फोर्स यहाँ पे लगाया, इसी फोर्स का इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं, तो फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। ओके, तो रोटेशनल मोशन के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज एन इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, एंड दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ए टॉर्क। तो टॉर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी, बट टॉर्क के लिए भी हमें क्या चाहिए? फोर्स ही चाहिए। विदाउट फोर्स
there is no torque, and without torque there will be no turning effect, and without any turning effect there cannot be any rotational motion possible. Okay, इस टॉर्क के बारे में हम हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे. ये जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. दिस टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर बोलते हुए आपका दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए. वेक्टर क्वांटिटी के हम लोग जानते हैं दो प्रकार का मेजरमेंट्स होते हैं. एक होता है इसका मैग्नीट्यूड और एक होता है इसका डायरेक्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं. इसका सीधा हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं. इस फॉर्मूला को हम लोग अच्छे से समझेंगे. टॉर्क का मेजरमेंट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. मान लो ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी. आपने उसका एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिया. बेटा फोर्स जरूरी नहीं कि हमेशा कहीं ऐसी एक ही ओरिएंटेशन में आएगा. फोर्स तो कहीं भी आ सकते हैं. मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, दिस इज द डायरेक्शन एट विच ए फोर्स इज अप्लाइड. दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए टर्निंग इफेक्ट क्योंकि आपने एक एंड को यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. इसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशन में इन्वॉल्व होंगे. तो वी आर गोइंग टू गेट द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन. ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बेटा इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल तरीका यूज करेंगे. और ये तरीका और टेक्निक क्या होगा, सबसे पहले इस फोर्स के अबाउट आप क्या करोगे, एक लाइन ऑफ फोर्स, इसको बुलाते हैं बेटा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. एक लाइन ड्रॉ कर लोगे. स्टेप 1 इज ड्रॉ ए लाइन along the direction of force without changing the direction of force. This line must be passing through the direction of force only. So ये लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे लॉ. लॉ का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. उसके बाद जो पॉइंट अपने पाइवट कर दिया था उसी पॉइंट से क्या करोगे, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे कुछ इस प्रकार. कितने डिग्री पे बेटा, 90 डिग्री पे. इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे आर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमेशा एफ इंटू आर में आप लोग कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं. ओनली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ले सकते हो. देन वी कैलकुलेट टॉर्क. टॉर्क का सीधा फॉर्मूला बन जाएगा एफ इंटू आर से. और एफ का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, द फोर्स अप्लाइड. और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड. Magnitude of the force applied. And what is R? R is the perpendicular distance of line of action of force from the point of rotation. Okay, this is how we are going to measure the torque. मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको. कोई भी ओरिएंटेशन में फोर्स लग सकते हैं. मान लो दिस इज ए बॉडी और आपने फोर्स कुछ इस प्रकार लगा दिया यहाँ पे. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एज्यूम दैट दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट. दिस पॉइंट इज द पाइवोटेड पॉइंट. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आपको मैं बोला था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्रॉ ए लाइन. इसी को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. उसके बाद एक ही पॉइंट से, तो एक ही लाइन के ऊपर एक ही परपेंडिकुलर आ सकता है. आपने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे. कितने डिग्री पे, एकदम 90 डिग्री पे बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है. तो ये जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी आर. और ये जो फोर्स का वैल्यू कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा. प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस आर डिस्टेंस, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क हियर? टॉर्क इज एफ इंटू आर. बट रिमेंबर दिस आर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आर का वैल्यू वो लेंगे जो पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जो डिस्टेंस आपको मिल रहे हैं उसी डिस्टेंस को हम लोग आर मानते हैं. तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ पे आएगा एफ इंटू आर. इज इट क्लियर? सपोज दिस इज द रिजिड बॉडी. एंड इन द रिजिड बॉडी सपोज आपने फोर्स को कुछ इस प्रकार लगा दिया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लेट अस सपोज दैट दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट. हम फिर क्या करेंगे बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे. दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ आर. एंड दिस इज, मान लो कोई 20 न्यूटन गिवन है, ये कोई 5 मीटर गिवन है. तो we can write the value of torque as F into R. F is going to be 20 Newton और R का वैल्यू कितना है, 5 मीटर. This is going to be 100 Newton मीटर. साथ ही साथ हमें ये समझ में आ गया दिस इज द SI यूनिट ऑफ टॉर्क. What is the SI unit of? Force is measured in Newton
and distance of separation, distance of the perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation या point of rotation is measured in meter only. So what is the SI unit of torque? Newton meter. Okay. Now we are going to consider the direction of torque. बेटा टॉर्क का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें से एक खास वेक्टर को समझना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। पहले थोड़ा सा एक्सियल वेक्टर के बारे में बोल दूं, हालांकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन को समझने में हमें हेल्प होगा। एक्सियल वेक्टर का मतलब है, कभी अपने राइट हैंड स्क्रू को देखा है बेटा, कभी स्क्रू देखा है? स्क्रू को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो स्क्रू जाएगा अंदर, तो स्क्रू विल गो इनटू द प्लेन। सॉरी, अगर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू विल गो इनटू द प्लेन। अगर मैं राइट हैंड स्क्रू को ऐसे घुमाऊं क्लॉकवाइज तो स्क्रू जाएगा अंदर, और अंदर वाला डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं नेगेटिव। हमेशा याद रखना, अगर मैं बोर्ड के अंदर की बात करूंगा वो नेगेटिव होगा, जो बोर्ड के बाहर आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर बोर्ड को मैं, इस सर्कल को मैं अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसीडर करूंगा, ऊपर वाला डायरेक्शन हमारे लिए प्लस होता है, नीचे वाला डायरेक्शन हमारे लिए माइनस होता है। डिपेंड करता है आप इस सर्कल को कैसे देख रहे हो। अगर इसको वर्टिकली देख रहे हो सामने से, तो अंदर एक डायरेक्शन होगा, बाहर एक डायरेक्शन होगा। अंदर वाला डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, बाहर वाला डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। यहाँ पे जो हम डायरेक्शन पता कर रहे हैं दैट इज डिफाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। और ऐसे डायरेक्शन, अगर मैं मान लो इसको मैं आपको टॉप व्यू दे दूँ, ऐसे कुछ प्रकार व्यू करूँ, इसी चीज को हम लोग समझते हैं टॉप व्यू से। अगर इस सर्कल में, अगर इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ जो सेंटर से पास हो, इसको बुलाते हैं एक्सिस। क्या बुलाते हैं बेटा? एक्सिस। और इसका जो डायरेक्शन होगा ना, इस एक्सिस के अलोंग होता है, इसलिए ऐसे वेक्टर को बुलाते हैं एक्सियल वेक्टर। ठीक है, अब कंसीडर करना, ये जो मोशन हो रहा है इसे राइट हैंड थंब रूल से भी पता कर सकते हैं। इस फिंगर को आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे घुमाओगे, क्लॉकवाइज है तो ऐसे घुमाओगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस कर्लिंग पॉइंट। मान लो ये फिंगर को अपने ऐसे कर्ल किया, द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो अपवर्ड होगा। अगर मान लो फिंगर्स को आपने ऐसे कर्ल किया तो डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। इन दैट सिचुएशन द टॉर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इन दिस सिचुएशन द टॉर्क इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। बस इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको छोटा सा रूल्स याद रख लेना है। हमने ये सीखा, अगर ये क्लॉकवाइज है तो अंदर जाएगा, कि मैं राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो थंब अंदर जाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो थंब बाहर आएगा। तो हमने क्या सीखा बेटा, अगर कोई टॉर्क की वजह से बॉडी ऐसे घूम रहा है, और टॉर्क हमने देखा इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है, अगर ये क्लॉकवाइज है, अभी याद रख लेना, अगर ये क्लॉकवाइज है टॉर्क का साइन को हम लोग क्या मान लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव से मेरा मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है, इट इज ओनली शोइंग यू द डायरेक्शन। तो यहाँ पे दो ही सेंस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम लोग उसको मान लेते हैं नेगेटिव। अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कुछ इस प्रकार, एक बार राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं इसको घुमाऊं द थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, और आउट ऑफ द बोर्ड को हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जहां पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और जहां पे क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ओके, तो टॉर्क का दो प्रकार का डायरेक्शन होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। लिख देते हैं उसको, दो चीजें बेटा एक बार फिर डिटेल में लिखें। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड में हम टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो सर डायरेक्शन के नाम पे यहाँ पे दो डायरेक्शन होते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एयर की बॉडी रख दिया और फोर्स कुछ ऐसे लगा दिया, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो ये पॉइंट अगर मान लो पाइवटेड है, सो दिस फोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि आपको घुमाएगा तो ऐसे घुमाएगा, तो इसको ये क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, और इसी टॉर्क को हम लोग मान लेते हैं नेगेटिव। मान लो बॉडी कुछ इस प्रकार है, इस बॉडी को हमने फोर्स कुछ ऐसे लगा दिया, ये डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। देखो बेटा ये पॉइंट पाइवटेड है और ये डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दिया, दिस इज गोइंग टू मूव द बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। सो हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, देयर आर टू डायरेक्शंस।
अच्छा, इसको एक्सियल वेक्टर क्यों बोलते हैं? इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ही होता है। जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देता है। ये क्लॉकवाइज होगा तो अंदर जाएगा, अंदर नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर आएगा, तो बाहर क्या होता है? पॉजिटिव। एक बार इसको गोल करके घुमा देते हैं ऐसे। अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो बेटा बाहर आएगा, और इसी डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। अगर कोई टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर कोई टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये अंदर जाएगा, तो इसी का डायरेक्शन आता है नेगेटिव।